और वहीं उत्तराखंड में चल रहे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हरिद्वार में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ और मंत्री हरक सिंह रावत दोनों में से कोई एक नेता कांग्रेस के एक बड़े नेता के संपर्क में है। उस नेता ने इसकी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को भी भेजी है, जिस पर आलाकमान निर्णय लेगा। गौरतलब है कि गणेश गोदियाल धर्मनगरी स्थित जयराम आश्रम में ब्रह्मलीन संत देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज की श्रद्धांजलि में शिरकत करने पहुंचे थे। उसी बीच उन्होंने ये बयान दिया है। मेरा उमेश शर्मा काऊ जी से मेरी निजी रूप में पहले भी मित्रता रही है। मेरे मित्र हैं, आज भी मित्रता है और भविष्य में भी मित्रता बनी रहेगी। जब कांग्रेस में वो थे, विधायक थे, तो मैंने मित्र स्वरूप उन्हें बहुत समझाने की तब भी कोशिश की थी कि वो भाजपा के कुचक्र में न फंसें, लेकिन वो भाजपा के कुचक्र में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फंस चुके। और आज ये उम्मीद करना भारतीय जनता पार्टी से कि वो उन्हें सम्मान देगी, मैं समझता हूँ उमेश शर्मा काऊ जी स्वयं अपने मन को तसल्ली देने वाली बात होगी। और इसी बीच हरिद्वार से हमारे संवाददाता मयूर सैनी हमारे साथ जुड़ गए। मयूर, जिस तरीके से अब राजनीतिक गलियारों में लगातार जो हलचल है वो तेज देखने को मिल रही है, गणेश गोदियाल का भी एक बयान सामने आया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? 22 का चुनाव जो है कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ऐसे में जो खुद ही जो गणेश गोदियाल है वो जो है पूरा जो उत्तराखंड में जो है जगह जगह वो जा रहे हैं और जो 2022 की कांग्रेस की नीतियां होंगी उसको साफ तौर से वो समझाने की बात करें। क्योंकि आज ही जो है जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे प्रीतम सिंह, उन्होंने भी जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो साफ तौर से जिस तरीके से जो है बीजेपी ज्वाइन करने के बाद लगातार जो है मामले निकल कर आ रहे हैं कि जो लगातार जिस तरह की रूपरेखा साफ तौर से बनती जा रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर भी है। लेकिन साफ तौर से कांग्रेस जो साफ तौर से कह रही है कि जिस तरीके से एक बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं उससे फायदा कुछ नहीं होने वाला और कहीं ना कहीं 2022 में जो कांग्रेस की नीतियां हैं उनको घर घर तक लाएंगे। और जो बीजेपी की जो पूर्व में जो कई चीजें हैं महंगाई को लेकर और जो आम आदमी तरफ से उसको लेकर जो 2022 का चुनाव में मुद्दा बनेगा और साफ तौर से कांग्रेस की सरकार 2022 में होगी। और साफ तौर से उनका ये भी कहना है कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया है कि उनका कहना है कि कुछ टिकट उन्होंने फाइनल कर दी गई और साफ तौर से जितने भी जो कार्यकर्ता है जो पुराने जुड़े हुए हैं और सिटिंग विधायक है उनका कोई टिकट यहाँ पर नहीं कटेगा। साफ तौर से कार्यकर्ताओं की राय के बाद ही जो है कांग्रेस जो है टिकटों का बंटवारा करेगी। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में मयूर, उमेश शर्मा काऊ की कांग्रेस में वापसी होने की भी आशंका जताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से क्योंकि जो जिनकी बात कर रहे हैं क्योंकि उससे पहले वो खुद बीजेपी में थे, उसके बावजूद जिस तरीके से उनकी चर्चा जिस तरीके से हो रही है, अगर ऐसे में कहीं ना कहीं होगा तो एक बड़ा संगठन मजबूत होगा और साफ तौर से उनके लिए जो है एक बड़ा ही जो है गंभीर विषय भी माना जा रहा है और साफ तौर से कहीं ना कहीं मजबूती भी इसको लेकर मिलेगी। बिल्कुल, तो जिस तरीके से अब उलटफेर भी देखने को मिल रही है, ऐसे में अब कांग्रेस की तरफ फिलहाल संपर्क हमारा टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। तो हरिद्वार से यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता के कांग्रेस के संपर्क में होने की यहां पर बात भी सामने आई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। गणेश गोदियाल ने साफ तौर पर कहा है कि पहले भी उमेश शर्मा काऊ को मैंने बहुत समझाया था, लेकिन वो बीजेपी के जाल में फंस गए हैं और वहां से वो ये उम्मीद ना करें कि उनको सम्मान मिल पाएगा। तो ये जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। ऐसे में जिस तरीके की जो परिस्थिति यहां पर बन गई है, कांग्रेस के संपर्क में है बीजेपी के नेता और वापसी भी यहां पर देखने को मिल सकती है। ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर साफ तौर पर गणेश गोदियाल ने हरिद्वार में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ और मंत्री हरक सिंह रावत दोनों में से कोई एक नेता कांग्रेस के एक बड़े नेता के संपर्क में है। उस पार्टी ने इसकी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को भी भेज दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार उमेश शर्मा काऊ की क्या वापसी हो पाएगी कांग्रेस में, क्योंकि जिस तरीके से उमेश शर्मा काऊ का बयान भी यहाँ पर सामने आया था, जहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि बीजेपी में उनकी सुनवाई नहीं होती है, उनको काम करने नहीं दिया जाता है। और कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में अब वापसी कर चुके हैं। साथ ही साथ
हरीश रावत का भी बयान पहले सामने आया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में वापसी जरूर नेताओं की देखने को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी में ये नेता परेशान हो रहे हैं, इसलिए कांग्रेस में ये लोग सभी लोग वापसी करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ गणेश गोंदियाल की तरफ से भी ये बयान दे दिया गया है कि बीजेपी के दो बड़े नेता कांग्रेस के एक बड़े नेता के संपर्क में है। रिपोर्ट भेज दी गई है, आलाकमान फैसला जल्द लेगा। और इसी बीच ज्वालापुर के विधायक सुरेश राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। सुरेश जी, जिस तरीके से यहां पर साफ तौर पर बड़े बयान सामने आ रहे हैं, गणेश गोंदियाल का बयान यहां पर सामने आया है, जहां पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि आप ही के पार्टी के कई ऐसे लोग हैं जो अभी कांग्रेस के पार्टी के बड़े लोगों के साथ संपर्क में हैं, तो आने वाले समय में बीजेपी को छोड़ भी सकते हैं, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वजह क्या है? क्योंकि उमेश शर्मा काऊ भी लगातार ये कह रहे हैं कि सम्मान नहीं मिल रहा है, कोई बात सुनवाई नहीं हो पाती है मेरी यहाँ पर। कांग्रेस तो खुद एक डूबता हुआ जहाज है, उसके तो सब लोग कूदने की तैयारी में हैं। बहुत सारे लोग हमारे बड़े, उनके विधायक, उनके कई सारे पदाधिकारी हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं, और उनको ये भी पता होना चाहिए आज प्रीतम सिंह पंवार भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सके, तो ये जानकारी तो गणेश गोंदियाल को होना ही चाहिए। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने कहा है कि हरक सिंह रावत भी हो सकते हैं इसमें शामिल। अब वो ख्वाबी पुलाव पकाते रहे, हरक सिंह रावत, उनको जानकारी होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नहीं, संघ के स्वयंसेवक भी रहे हैं। तो ऐसा सोचना, ऐसा वो उनके जंजाल में फंस गए, और जिस जंजाल से निकलकर वो किन परिस्थितियों में आए थे ये सब लोग देख सकते हैं, जानते भी हैं, मानते भी हैं। आज 5 साल उनको हमारे उत्तराखंड के अंदर सरकार चलाते हुए हो गए, आज उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना ये केवल मखौल बनाने जैसा है। नहीं, देखिए माहौल तो बनेगा क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि लेकिन जिस तरीके से ये भी देखा जा रहा है सुरेश जी कि अभी उमेश शर्मा काऊ ने साफ तौर पर यह बयान दिया है, आप ही के पार्टी के नेता ये बयान दे रहे हैं कि मेरे लोग मेरी नहीं सुनते हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है, मैं परेशान हूं, तो वजह क्या है? विधायक जैसे लोग भी परेशान रह रहे हैं क्या? देखिए मैं आपको बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर कहीं कोई मन के अंदर पीड़ा है तो उसको पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कहने का पूर्ण अधिकार है। और उमेश काऊ ने अपनी कोई पीड़ा अगर पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखी है तो इसको गलत तरीके से नहीं आंका जाना चाहिए। मान लिया मेरे को कोई दर्द है तो मैं अपने वरिष्ठ नेताओं से कहूंगा, संगठन को कहूंगा, सरकार को कहूंगा, सीएम साहब को कहूंगा, ताकि अगर मेरी कहीं अनदेखी कहीं की गई है तो उसको दूर किया जाए। तो उमेश काऊ के संबंध में भी वो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, और उनका एक अलग कद है, वो महानगर के अंदर डिप्टी मेयर भी रहे हैं। तो इस तरह की बात सोचना, निरंतर वो भारतीय जनता पार्टी की रीतियों और नीतियों में विश्वास रखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, तो ऐसा कहना ये गलत है। ठीक है, लेकिन सुरेश जी देखिए, अब कांग्रेस की तरफ से परिवर्तन की बात कही जा रही है, परिवर्तन यात्रा के द्वारा वो परिवर्तन यात्रा लगातार निकाल रहे हैं, और हरीश रावत भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कई ऐसे नेता हैं जो हमारी पार्टी में शामिल होंगे, और इस बार लोग समझ चुके हैं कांग्रेस की जीत होने वाली है। देखिए, आप अपने टीवी 100 के माध्यम से मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये 2 वर्ष का पूरा कोरोना काल समय चला गया। उस कोरोना काल के अंदर कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता या नेता या किसी अन्य दल का नेता कहीं किसी भी पटल के ऊपर दिखाई नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, एबीवीपी हो, या हमारे और अन्य जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, और सभी मोर्चे, चाहे वो महिला मोर्चा, युवा मोर्चा हो, पिछड़ा मोर्चा हो, ओबीसी मोर्चा हो, अनुजाति मोर्चा हो, सभी मोर्चों ने मुस्तैदी से एक एक घर पर जाकर उनकी पीड़ा को हरने का काम किया। सेवा ही संगठन और संगठन ही सेवा है। इस निमित्त
उन्होंने इस कोरोना की महामारी में लोगों के दरवाजे पर जाकर उनकी पीड़ा को हरने का काम किया। कांग्रेस कहाँ थी और अन्य पार्टियां कहाँ थी? आम आदमी पार्टी कहाँ थी? किसी को ऑक्सीमीटर, किसी को ऑक्सीजन, किसी को बेड दिलाना, ये काम सब किसी के घर पे भोजन पहुंचाना, सूखा अनाज पहुंचाना। इसमें कोरोना काल ने लोगों ने देखा है कि सेवा करने का काम अगर कोई कर रही है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज चुनाव सर पर हैं तो सब लोग अपने अपनी अलग अलग ढपली बजा रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी 60 से कम सीटें जीतने वाली नहीं है। कांग्रेस के पास कोई ना मुद्दा है और ना कोई कार्य करने की कोई ठोस योजना उनके पास है और ना ही उनका कोई मुखौटा है। ये भी मैं बड़ा स्पष्ट कर। ठीक है, लेकिन एक खास बात ये भी है, आप सेवा की यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, उत्तराखंड के ज्यादातर लोग और संस्थाएं सड़कों पर उतर आती हैं बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, 12 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार आशा वर्कर्स हड़ताल कर रही हैं। तो वजह क्या है? क्या परेशानी आती है कि आपकी सरकार सुनती नहीं है या फिर वो लोग अपनी परेशानियों को ज्यादा जाहिर कर देते हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के अंदर धन सिंह जी ने बैकलॉग को खत्म करने का काम किया था। माननीय पुष्कर सिंह धामी की सरकार बनी। पुष्कर सिंह धामी की सरकार में तमाम वैकेंसियां निकाली जा रही हैं, रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं और बहुत सारी जो योजनाएं उत्तराखंड राज्य की और भारत सरकार की, उन मिलीजुली योजना में लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। आज युवाओं के अंदर एक नई क्रांति आई है। देश के अंदर जो उत्तराखंड के अंदर रहने वाला, वो गढ़वाली है, पहाड़ी है, मैदानी है, कुमाऊनी है, सबके अंदर ये विश्वास जगा है कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व के अंदर जो लोगों के अंदर भावना जगी है, जो एक ताकत के साथ पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़कर आए हैं, उन्होंने इस मोर्चे को संभाला है। जनता के अंदर ये विश्वास कायम हो गया है कि हम 60+ जाने वाले हैं। कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, जनता उसको नकारेगी और इनके हिस्से में जो आएगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए अब 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया, किन मुद्दों के साथ आप लोग चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। कांग्रेस की नाकामी सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारा विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है, ऑलवेदर रोड ही हमारा है। ये तमाम विकास के मुद्दे, अनेकों पुल, हजारों की संख्या में सड़कों का निर्माण, तमाम 4 धाम यात्राओं को लेकर जितनी संजीदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, माननीय मोदी जी का जो फोकस रहा है, चाहे बद्री हो, केदार हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, उसको विकास की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से माननीय सतपाल महाराज ने अनेकों काम सरकार के अंदर किए। हमारे पास लाभकारी बहुत सारी योजनाएं, हमने वहां के किसानों को आय दुगना करने की दृष्टि से बहुत सारे काम किए हैं। अनुसूचित जाति के लिए अलग अलग योजनाएं लाए हैं जो कांग्रेस ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक एक जनमानस के दिल में बसने का काम किया है। लेकिन वही जनमानस सड़कों पर उतर आता है। कांग्रेस किस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ेगी? मुद्दा क्या होगा? कांग्रेस का मुद्दा मैं आपको बता देता हूं, वो बार बार ये कह रहे हैं जूतों के अंदर दाल बटने वाली है, आप देख लेंगे। सुरेश जी, मैं आपको बता देता हूं, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि बीजेपी राज में महंगाई बढ़ गई, रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी ज्यादा हो गई, सिलेंडर के पैसे बढ़ गए, नौकरियां नहीं मिली है, कोविड काल में परेशानी लगातार बढ़ती गई है, अस्पतालों की दुर्दशा बिगड़ती चली जा रही है और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। और अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले किसानों की समस्याओं का हल किया जाएगा उत्तराखंड में, और दूसरी चीज रोजगार सबसे ज्यादा दिया जाएगा। अभी हाल के अंदर आप जिस चिकित्सा की बात कर रहे हैं, हरिद्वार के अंदर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है जी, रुद्रपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, कुमाऊं के अंदर 2 मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, श्रीनगर में अरबी माननीय मुख्यमंत्री 3 दिन पहले गए थे, वहाँ के मेडिकल कॉलेज का सौंदर्यीकरण और वहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारने की बात हो रही है, तमाम अस्पताल बनाए गए हैं। आप कह रहे हैं चिकित्सा की बात नहीं हुई है, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस की तुलनात्मक अध्ययन करके देखें, महंगाई कांग्रेस के समय में बढ़ी है सबसे ज्यादा। आप गैस सिलेंडर की बात करते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं, जो पेट्रोल की बात करते हैं वहां का जनमानस जानता है कि हमें सड़कें दी हैं, हमें पुल दिया, हमें रोजगार दिए, हमें तमाम नए नए अवसर दिए, हमने पलायन को रोकने का काम किया, उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर लाने का काम किया, जो ये लूट खसोट मचाकर गए थे उस लूट खसोट पर रोक लगाने का काम किया। हमने जो मुद्दा दिया है,
हमने जनता के बीच में विकास का मुद्दा दिया है। हमने विकास किया और विकास करेंगे और यहाँ के पलायन को रोकेंगे, रोजगार के सुअवसर प्रदान कराएंगे, उत्तराखंड को एक विकसित राज्य के रूप में डेवलप करेंगे, पर्यटक राज्य के रूप में विकसित करेंगे, उत्तराखंड वासियों को सुरेश जी विकास मिलना चाहिए। लेकिन देखिए एक मुख्य सवाल ये भी है कि अब पहले कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होता था, लेकिन अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी और सपा भी मैदान में कूद रही है। कैसे देख रहे हैं इसको? मैं आपसे एक सवाल करता हूं और आप उसका जवाब भी मैं स्वयं देता हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी का जनमानस जो कार्य करता है, मूल कार्य करता है, क्या किसी अन्य दल के पास आपको दिखाई दिया, महसूस हुआ? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता में वृद्धि हुई है, घटौती नहीं हुई है। अब जितने भी संघर्ष होंगे उसका तो लाभ हमें, वो कांग्रेस चिंता करे। आम आदमी पार्टी अगर आ रही है तो हमारे वोट पे थोड़ी सेंध मार रही। लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार सुरेश जी ये बात कह रही है कि दिल्ली जो मॉडल है, चाहे वो बिजली की बात हो, पानी की बात हो, स्वास्थ्य सेवा, सबकी बात करती है यहाँ पे, और जो दिल्ली में किया है अच्छा वही उत्तराखंड में होने वाला है और जनता उसको पसंद भी कर रही है, वो लोग ये कह रहे हैं। अरे ये झूठे लुभावने सपने कोई भी दिखा दे, मुंगेरी लाल के सपने कोई भी देख ले। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, हम यहाँ पर पानी देश और दुनिया को देते हैं। आधे भारत को पानी उत्तराखंड देता है, केवल 7% पानी उत्तराखंड में प्रयोग होता है, बाकी दिल्ली और उत्तर प्रदेश को पानी देने का काम हम करते हैं। देश और दुनिया को ऑक्सीजन देने का हम काम करते हैं। आज वो अरविंद केजरीवाल जो झूठे लुभावने सपने दिखाते हैं, मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, ये उत्तराखंड की जनता है। यहाँ के पहाड़ी और यहाँ के मैदानी, यहाँ के गढ़वाली, यहाँ के कुमाऊं, वो किसी और पर विश्वास नहीं करेंगे, इनके लुभावने सपने में आने की नहीं देखने वाले। किसानों को सम्मान देने का काम किसने किया? माननीय नरेंद्र मोदी ने किया। किसान सम्मान निधि देने का काम किसने किया? किसानों की आय को दुगना करने का काम किसने किया? आज देखें मेरी विधानसभा के अंदर नए नए उत्पाद पैदा करने का अवसर किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मेरे यहाँ शिमला मिर्च पैदा होती है मेरी विधानसभा के अंदर, मीठी होती है, लोग सलाद में प्रयोग करते हैं, देश और दुनिया में उसका एक्सपोर्ट हो रहा। ये किसने अवसर दिए? ये भारतीय जनता पार्टी ने दिए। तमाम रोजगार के अवसर प्रदान कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये लोग विचलित हो गए। ठीक है, लेकिन सुरेश हमारे बढ़ते हुए कदम को देखकर परेशान हो गए। जब से पुष्कर सिंह धामी आए तो इनकी और ज्यादा दिक्कतें बढ़ गई हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की जनता ने, आम जनमानस ने, बहनों ने, भाइयों ने, युवाओं ने, बेरोजगारों ने, उन सब ने बड़ा सौम्यता से लेकर उनको स्वीकारा है। हम कह सकते हैं कि 60+ का जो नारा था वो हम सफल होंगे और निश्चित रूप से 60+ को हम जीत कर जाएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन एक आखिरी सवाल यही रहेगा सुरेश जी कि जो 5 साल में किया है आपने, अब आने वाले 5 साल में और क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, इन 5 साल के अंदर हम अपने एजेंडे पर खरे उतरे हैं। जो हमने जनता से वायदे किए थे उनको 100% पूरा कर दिया है। अब केवल उस पर होमवर्क हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के बीच में वायदे किए थे उन सभी वायदों को पूरा कर दिया है। और आज जनता के मन में एक भाव है कि नई योजनाएं जो हम लेकर आएंगे उसकी तरफ उनकी निगाहें लगी हैं। हम फिर आपको विश्वास दिलाते हैं, टीवी 100 के माध्यम से मैं लोगों को भी बताना चाहता हूं, जो दर्शक इस समय जुटे हैं उनके अंदर दृढ़ शक्ति और दृढ़ विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी को पुनः उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की सरकार बनाकर किसी ऐसे लोगों के हाथ में जो दोहन करता है, केवल भ्रष्टाचार करता है, बेईमानी करता है, गर्त में डालना चाहता है उत्तराखंड को, उनके मुख से बचाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के काम में आम जनमानस जुटेगा। ऐसा विश्वास मेरे साथ में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व के अंदर जो इस समय सरकार है वो आम जनमानस उसको पसंद कर रही है। आप इसका आकलन भी करा लें, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूंगा। बिल्कुल, लेकिन सुरेश जी जिस तरीके से यहाँ पर परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है और हरीश रावत बार बार ये कह रहे हैं कि भारी संख्या में हुजूम देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन भी हो सकता है इस बार। वो लोग देखते रहे, वो अपना सपना देखते हैं, सपना सजोने का अधिकार सबका है। जिसकी 2 सीटें नहीं आती वो भी ये सपना देखता है, जो कभी जीत नहीं सकता वो भी ये सपना देखता है कि मैं जीत जाऊंगा, चाहे उसकी जमानत बचे या ना बचे, चाहे उसके खाते में 1500 वोट है या 2000 आए, हर आदमी इस तरह का कहता है। तो जो सपना हरीश रावत जी
उसको जनता नकार चुकी है। आप देख रहे हैं वो प्रभारी है पंजाब के अंदर क्या हाल मचा रखा है, क्या लूट खसोट, क्या गुटबंदी। यहाँ पर कौन सी गुटबंदी कम है? और 3-4 लोग तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के दावेदार हम हैं। जी, पहले तो यही पता चल जाए मुख्यमंत्री के दावेदार कौन है। हम तो स्पष्ट कर चुके हैं कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व के अंदर हम चुनाव लड़ेंगे। जी, चलिए ठीक है। सुरेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से सुरेश राठौर